नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी मेंस एंड ऑप्शनल के लिए। और इस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं 2020 की टॉपर जिन्होंने रैंक 1 हासिल करी है डिप्टी कलेक्टर के पद पे, मिस संचिता। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? मैंने यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम फर्स्ट रैंक हासिल किया है। मैं पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरी 10वीं तक की शिक्षा यहीं पर ही हुई है और उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने चंडीगढ़ से नॉन मेडिकल में किया था। फिर उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डुअल डिग्री कोर्स केमिकल इंजीनियरिंग विद एमबीए किया और मैं 2013 की पास आउट हूँ। मैं 2016 में दिल्ली चली गई थी अपने एग्जाम सर्विसेज की प्रैक्टिस करने और ये मेरा टीम में सेकंड अटेम्प्ट था। जी। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लर्नर्स जानते होंगे आपको, जिन्होंने आपकी पिछली वीडियो देखी होगी। तो अभी हम डायरेक्टली टॉपिक पे जाते हैं कि मेंस और जैसे यूपीपीएससी का मेंस है और ऑप्शनल। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मेंस के बारे में जब आपको पता चला कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो आपके माइंड में क्या था कि किस तरीके से आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर आप उस टाइम पे क्या आपने स्ट्रेटेजीज चेंज करी थी कि मेंस है 2 महीने या 3 महीने बाद? तो थोड़ा सा उस पर बात बता सकते हैं? जब ये रिजल्ट आया था, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में कभी आया था, तो नवंबर में आया था, तो मैं ऑलरेडी यूपीएससी की मेंस दे रही थी। तो ऐसा जब सिलेबस देखा तो इट वाज ऑलमोस्ट सेम। सो कुछ भी अलग नहीं पढ़ना था एक्सेप्ट यूपी स्पेसिफिक कुछ चीजें थी जो पढ़नी थी। तो वो तो मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली मैं पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि यूपीएससी का पढ़ना था। तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग तो नहीं था बिकॉज ऑलमोस्ट सिलेबस मैच खाता था और जब मैंने क्वेश्चन पेपर्स भी देखे थे तो इट वाज वेरी मच ऐसा लगा यूपीएससी जैसा ही है। तो इट वाज डुएबल आई थिंक। तो मैम थोड़ा सा हम सब्जेक्ट वाइज जाते हैं। जैसे मेंस में होता है जीएस पेपर 1 2 3 4। तो इसकी हम स्ट्रेटेजीज हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि लर्नर्स को आई थिंक उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करें जो भी अभी मेंस देंगे। तो जैसे जीएस पेपर 1 में है, क्या सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपने कैसे करी थी? थोड़ा उसमें तो बता हाँ, तो जैसे जीएस 1 की अगर हम बात करें, उसमें मोटे मोटे तौर पे अगर हम जाएं तो कल्चर है, फिर आपका मॉडर्न इंडिया रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है, फिर आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट रहता है एंड थोड़ा सा सोसाइटी का पार्ट रहता है ये तो। और हाँ, इसके साथ साथ आपका यूपी स्पेसिफिक एक पार्ट रहेगा। तो यूपी के ऑलमोस्ट हर पेपर में 4 क्वेश्चंस रहते हैं। 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 8 मार्कर, 2 क्वेश्चंस रहते हैं आपके 12 मार्कर के। तो 4 क्वेश्चंस तो ये यूपी के आप निकाल दो। उसमें आपका ज्योग्राफी भी पूछेंगे, वो हिस्ट्री भी पूछेंगे कुछ यूपी की। तो ऐसा करके आपके 4 क्वेश्चंस तो ये प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके अलावा जो यूपी के पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे इस बार एंड आई वाज रियली अमेज्ड कि इतने अच्छे से क्वेश्चंस उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री के पूछे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से आपको प्रिपेयर करना है एंड उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। ये आप अगर नितिन सिंघानिया सर के नोट्स हैं हैंड रिटन तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जो स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं अब वही आपको पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो जो कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल थी मैंने वहां से पढ़ा था और कुछ नोट्स ऐसे सच मैंने नहीं पढ़े थे। तो मैंने जब वीडियोस देखी थी जो यूट्यूब पे उसके नोट्स बना लिए थे, तो एंड मोमेंट पे मैंने वही और हाँ, रोबन सैनी सर के कुछ वीडियोस हैं मैंने वो पढ़े थे इसमें। तो और जो यूपी स्पेसिफिक चीजें हैं वो जो आपकी स्टैंडर्ड कोई यूपी की बुक होगी अरिहंत वगैरह तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करके आपका पेपर 1 प्रिपेयर हो जाएगा। फिर पेपर, अच्छा हाँ, एक और चीज इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड एक चीज बतानी थी मुझे। जो एनसीईआरटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए। इतनी ज्यादा कि आप अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से, क्योंकि आप पीटी के टाइम पढ़ चुके हो, वो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बट डू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2 to 3 hours टू टेक ग्लिम्स ऑफ द बुक बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें से आए थे इस बार। और मतलब मुझे ऐसा था कि अगर मैं सिर्फ एक पढ़ गई होती तो, हालांकि मैं पढ़ कर गई थी और थोड़ा सा और पढ़ जाती तो डायरेक्टली क्वेश्चंस उसमें से आ गए थे। तो आई वुड से कि आप एक बार प्लीज हो सके तो एनसीईआरटी को जरूर देख कर जाना।
तो ये तो हो गया पेपर 1 की बात। अब पेपर 2 में अगर है, पेपर 2 में आपका पॉलिटी आएगा, गवर्नेंस आएगा, इसमें पॉवर्टी से रिलेटेड भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस है, आपके कुछ गवर्नेंस बॉडीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इनको आप प्रिपेयर कीजिए। और इसको कैसे प्रिपेयर करना है, अच्छा इसके अलावा यूपी की भी इन्हीं लाइंस पे कि यूपी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे यूपी की गवर्नेंस से रिलेटेड, स्मार्ट सिटीज हो गया या कुछ ऐसा टॉपिक रहने वाला है यूपी का। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप सिलेबस निकालो, सिलेबस का पहले तो प्रिंट ले लो और आप हर टॉपिक को प्रिपेयर करते जाओ। यू मेक श्योर दैट यू हैव 1 पेज नोट फॉर एवरी टॉपिक। क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसी ही की थी कि मतलब कोई भी टॉपिक लिया तो मैं उसके नोट्स वगैरह बना लेती थी, टॉपिक पढ़ लेती थी, तो उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया था। और एक और चीज जो इसमें मुझे जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई थी, लाइक मेरी friend, हम रहे थे। तो क्योंकि उसने T9 का यूपी का एग्जाम दिया था एंड शी आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन दैट। तो व्हाट शी डिड, जो घटना चक्र या कोई ऐसी बुक होती है, तो उसने क्या किया, सारी स्कीम्स ना एक पेज पे लिख ली, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स पे। जैसे विमेन के लिए यूपी गवर्नमेंट ये कर रही है, इरिगेशन प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं, या आपका पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स ये हैं, माइग्रेंट क्राइसिस। तो आई थिंक वो हेड्स में टॉपिक्स प्रिपेयर करके आपके पास एवरी टॉपिक ऊपर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिवली 5 से 6 स्कीम्स रही थी। तो whenever the topic related to that came, तो I made sure कि मैं वो स्कीम जरूर लिख कर आ रही हूँ। यस, यूपी स्पेसिफिक डेटा में जरूर पढ़कर जा रही हूँ। जैसे सेंसस था, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट डू अवे विद सेंसस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सिविल सर्विसेज स्टेट का एग्जाम। तो वो सेंसस हैंडी है कि अगर IMR MR स्टेटस आप लिखना है, हेल्थ का स्ट्रक्चर पर बेड अवेलेबिलिटी अगर आपको लिखनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी का आपने एम्प्लॉयमेंट बात करनी है, कौन स्तर पे कितने लोग एम्प्लॉय है। तो इफ यू डोंट हैव दैट डाटा, इट्स वेरी सैड पार्ट आल्सो ऑन योर पार्ट, यू डोंट नो दैट डाटा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कोड दैट डाटा, यू हैव दैट दोज डाटा वेरी हैंडी, और उसके नोट्स बने हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो ये तो पेपर 2 का हो गया। उसी तरह पेपर 3 में आपका इकोनॉमी आता है, एग्रीकल्चर आता है, सिक्योरिटी आता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, इन्वायरमेंट आएगा। तो इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि आप सिलेबस उठाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक पे जस्ट कीप ऑन मेकिंग नोट, whether it is energy sector, it's infrastructure, or it's sports, roads, whatever it is. Make sure that you have data on every topic, you have certain schemes यूपी से रिलेटेड, और ऐसा करते करते यू कीप ऑन बिल्डिंग योर सब्जेक्ट। और इसमें लाइक इसमें भी मैं यही बोलूंगी स्टूडेंट्स को कि प्लीज गो फॉर द सिलेबस फर्स्ट एंड गो फॉर द क्वेश्चन पेपर। पहले लाइक यू नीड टू अप्रिशिएट द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो यूपी में आए हैं। लाइक आई वाज अमेज्ड कि 2020 दिसंबर, मतलब जनवरी 2021 में पेपर था, दिसंबर 2020 में एक पॉलिसी आ रही है, साइंस एंड टेक की पॉलिसी आई थी, उस पे दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन वाज रियली वेरी गुड। उसके बाद जो आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और बहुत बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट द क्वेश्चंस, और एक बार क्वेश्चंस को अप्रिशिएट करोगे तब आप अपनी प्रिपरेशन को लाइंस पे रखोगे। और तीसरी बात ये है ना, उन क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है कि अरे ये क्या क्वेश्चन पूछे, बिकॉज साइंस एंड टेक इज समथिंग यू कैन नॉट प्रिपेयर। आप पीटी के लिए तो चलो ठीक है, बेसिक साइंसेस आप पढ़ लोगे, but how would you prepare for science and tech mains, because it's very different. So I think उसके लिए students need not worry, अगर आपके लिए difficult है वो सबके लिए difficult है। तो but make sure that you don't miss out if the question is in the reach। ठीक है, आप उसको कह रहे ये क्या पूछ लिया, आप जस्ट ऐसे घबरा कर क्वेश्चन मत छोड़ाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, अगर वो आपकी रीच में प्लीज वो अटेम्प्ट करो। तो ये तो आपका GS3 का हो गया। और GS4 का जो पैटर्न था, जैसे हमें पता है यूपीएससी में कुछ आई थिंक 12-14 क्वेश्चन आते हैं GS4 में, लेकिन इसमें 20 ही क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफर करता है, बाकी सब में वही आपका 20 ही क्वेश्चन आते हैं, बट मार्किंग स्कीम थोड़ी डिफरेंट होती है। 8 मार्क्स का एक आएगा, 12 मार्क्स का एक आएगा। और GS4 जो है उसमें आपका वही 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी 8 मार्क्स और 12 मार्क्स का डिवीजन रहेगा। और उसके बाद 20 क्वेश्चंस के भी आगे ना ये सब पार्ट्स रहते हैं, तो इसलिए बहुत लेंथी हो जाता है पेपर। एक तो इस पार्ट पे डिफरेंट है, और दूसरा ये कि इसमें केस स्टडीज भी आएंगी। केस स्टडीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं, वो दे आर नॉट टिपिकली दैट ऑफ यूपीएससी, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बट हाँ केस स्टडीज भी है और आपका थ्योरेटिकल भी है। तो इसमें भी आई वुड से आप सिलेबस उठाओ, की टर्म्स को लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, उसको इंटरनलाइज करो, try to have hold of every term in the syllabus, whether it's altruism, whether it's accountability, responsibility, transparency, e-governance, मतलब, और make sure that you have very handy examples administrators की life से, and you make sure that you quote them very lucidly। बहुत कहानियां नहीं लिखनी है, बिकॉज आपको अपना पेपर भी कंप्लीट करना है। तो बट अपनी कवरेज बढ़ाने के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to write examples from your life and that of administrators life। और एक थिंकर को कोट करना बहुत जरूरी है अपने आंसर में, या कोई जैसे डियोंटोलॉजी है या टीलोलॉजी है, आप उसको यूज करो आंसर में, कि सो दैट द एग्जामिनर नोज कि आपको पता है कि ये टर्म्स भी हैं। तो आई थिंक दिस इज हाउ वी नीड टू अप्रोच दीज 4 जीएस के पेपर। तो आई थिंक ये जीएस पेपर 1 2 3 4 का काफी अच्छे इंसाइट्स थे। बट यूपी में एक चीज और आती है, जो आती है ऐसे राइटिंग और हिंदी का जो पोर्शन है, तो वो किस तरीके से आपने टैकल किया और कितना इम्पोर्टेंट है वो इस पेपर में उसको अटेम्प्ट करना? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके मार्क्स भी ऐड होते हैं, हिंदी के मार्क्स ऐड होते हैं। मुझे एग्जैक्ट वेटेज तो नहीं पता है, आई थिंक 150 मार्क्स का आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हिंदी के बहुत ज्यादा मार्क्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट। और ऐसे भी 150 मार्क्स का आता है, उसमें 3 एसेस आते हैं। यूपीएससी में तो 2 एसेस आते हैं 125 मार्क्स ईच, इसमें 50 मार्क्स ईच आते हैं। तो ये डिफरेंस बेसिक सा रहता है हिंदी और इसमें ऐसे में विजिबल यूपीएससी। तो इसमें अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो ऐसे भी बहुत अच्छे आए थे इस बार। उसमें आपको चॉइसेस रहती हैं, 3 ऐसे लिखे होते हैं। तो आप लाइक दे आर नॉट फिलोसॉफिकल। यूपीएससी में हमने देखा है कि फिलोसॉफिकल ऐसे ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें वैसा नहीं अभी तक आया है, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, मुझे भी इतना याद नहीं आना की। तो इसमें जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ना कुछ आपके ना जीएस के ही सिलेबस से लिए होंगे। जितना मुझे याद है कि इलेक्शंस पे क्वेश्चन आया था, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आया था, जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन आया था। तो मोर और लेस आपका GS2 और GS3 जो है ना, उसके टॉपिक्स उन्होंने उठाकर उसमें से उन्होंने ऐसे के क्वेश्चन फ्रेम किए थे। तो व्हाट आई वुड से कि, बट सेम पॉइंट पे आई वुड say कि don't make your essay a GS answer, it should look like an essay। इससे मेरा मतलब ये है कि आप जब ऐसे लिख रहे हैं उसमें एक प्रिमाइस होना चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, आप उस पे अपना ऐसे बिल्डअप कर रहे हैं। इट शुड नॉट लुक कि अच्छा आप पहले प्रॉब्लम्स बताएं कि अच्छा हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद आप सोल्यूशन दे रहे हैं। इट शुड नॉट लुक लाइक दैट। इट शुड लुक कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने एग्जामिनर के साथ, और आप बहुत उसको एक क्या बोलते हैं ना, ईज दे रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, कि अगर वो पढ़ रहा है उसको पीनलाइज नहीं कर रहे हैं कि वो आपका ऐसे पढ़ रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो उस चीज की है, आपके एक्सप्रेशन की। योर ऐसे शुड बी फुल ऑफ एक्सप्रेशन, जो आप सोच रहे हैं वो बहुत क्लियरली निकल कर आना चाहिए। तो ऐसे का तो ये हो गया। और हिंदी का जो है, हिंदी का पेपर जो होता है ना वो 150 मार्क्स का है। 50 मार्क्स की इसमें हिंदी आती है, ग्रामर आती है, और उसके बाद इसमें एक संक्षिप्त की आती है, लाइक क्या बोलते हैं, प्रेसी राइटिंग आती है। फिर इसमें एक गद्यांश आता है, और इसमें लेटर आती है। 2 लेटर्स आती हैं, उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है, अर्थशास्त्रीय पत्र, शासकीय पत्र,
फिर नोटिस सर्कुलर्स हो गए। तो ऐसे करके 5-6 चीजें हैं उसमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो मेरा यूपीएससी का एग्जाम 17 जैन को खत्म हुआ था, और आई थिंक 22 या 21 से ये स्टार्ट था यूपी का एग्जाम। तो मेरे पास ले देकर 2-3 दिन ही थे जिसमें मुझे पढ़ना था। तो व्हाट आई डिड, एक पतली सी बुक आती है सामान्य हिंदी करके, जिसमें ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बुक उठाई, और मैंने उस बुक को बहुत अच्छे से स्कैन किया, तो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम जब बहुत कम होता है ना, आपकी एफिशिएंसी उतनी बढ़ जाती है। तो मैंने अपना सब कुछ सॉर्ट आउट किया कि मुझे ये सब चीजें करनी है। तो उसमें मैंने 5 जो परिपत्र, जो टाइप लेटर्स के टाइप थे, मैंने क्या किया, उनका ब्लूप्रिंट अपनी नोटबुक में लिख लिया। तो वो कितना टाइम लगता है, उसमें 3-4 घंटे लगते हैं, मतलब अपने इंटरनलाइज करने में और लिखने में। फिर मैंने क्या कि नेक्स्ट 2 दिन उनको बार बार देखा कि अच्छा, अगर ये वाला आएगा तो ये लिखना है, ये वाला आएगा तो ये लिखना है। तो इस तरह तो मैंने पत्र कर दिया। दूसरा जो था ग्रामर, ग्रामर के लिए क्या कि वही वाली बुक उठाई, उसमें मुहावरे थे, उसमें अनेकार्थक शब्द थे, और कुछ कुछ ऐसी जो चीजें थी, मैंने लोकोक्तियां थे, कुछ भी था, तो मैंने उनको बार बार, मैं और मेरी फ्रेंड बैठे तो हमने बार बार वो पढ़ा। तो वो पढ़कर हमने, आई थिंक हर दिन हम 2 घंटे देते थे। तो इफेक्टिवली 6-7 घंटे की स्टडी ये ग्रामर के लिए सफिशिएंट थी, तो वो पढ़ा हमने। तो इस तरह ग्रामर कंप्लीट हो गया। और फिर तीसरी चीज संक्षिप्त की, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली थी, बिकॉज मुझे बिल्कुल आउट ऑफ माइंड थी कि हाउ टू राइट अ प्रेसी। तो वो 1/3 में लिखना होता है आपको। तो वो लिखने के लिए यू हैव टू बी वेरी लूसिड, यू कैन नॉट ब्रैग अबाउट कि मतलब ये भी लिखते हैं वो भी लिखते हैं, यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प, यू कैन नॉट अफोर्ड टू राइट एक्स्ट्रा वर्ड्स देयर। तो मैंने थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस किया। तो आई थिंक मैंने एक संक्षिप्त की देख लिखी थी, गद्यांश वगैरह वही जो दिए हुए थे उनको पढ़ा था। तो इस तरह करके हिंदी प्रिपेयर हो गई थी। और हिंदी के लिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एवरी डे इफ यू आर स्पेंडिंग 2 hours, आई थिंक दैट वुड बी सफिशियंट 3-4 दिन के लिए। तो आई थिंक हिंदी और ऐसे के लिए दैट वाज फाइन। तो आई थिंक हमारे लर्नर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा ये नॉलेज लेके कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और क्या उन्हें फोकस करना है। एंड एक चीज़ और काफ़ी अच्छी कही थी आपने कि अभी जो भी आप प्रिपेयर करना अगर स्टार्ट कर रहे हो या फिर डिसाइड कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसे खुद सॉल्व करके देखिए। तभी आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि कहाँ पे आप वीक हैं, कहाँ पे नहीं है, उसको कोप अप कर पाएंगे। सो दैट वाज वेरी गुड। इसमें बस मैं, हाँ, बस इसमें एक और चीज मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप बिना क्वेश्चन पेपर के चल रहे हैं ना, तो इट्स लाइक अंधेरे में तीर मारना। लाइक यू डोंट नो व्हाट यू आर, लाइक व्हाट यू गोना डू, बट यू आर जस्ट in giving a lot of input and efforts which is going to be futile, right, if you are not very focused. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन पेपर, उस एग्जाम के डिमांड को एक बार समझ लो बैठकर। तो एक बार आपने वो सॉर्ट आउट कर लिया ना दिमाग में, देन योर एफर्ट्स become very streamlined. So I would suggest every student to sit, consolidate their mind, and like focus your energies. सो आई थिंक लर्नर्स को काफ़ी फायदा हुआ होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक ऑप्शनल का जो आता है, तो आपने वो डिसाइड कैसे किया अपना ऑप्शनल कि ये आपको लेना है? जैसे कि आपका ऑप्शनल है अभी केमिस्ट्री, तो व्हाट वाज द डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ दैट कि आपने वो केमिस्ट्री ही लेना था? तो केमिस्ट्री ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 11th-12th में नॉन मेडिकल लिया था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान। तो इट वाज लाइक एक वो सब्जेक्ट है जिससे ना मैं फ्रीक्वेंसी बहुत मैच कर पाती हूँ अपनी की, दैट दिस इज सम सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट व्हिच आई एम लविंग एक्चुअली। तो ये तो चलो एक बात हो गई। उसके बाद मैंने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैंने पबैट थोड़ा सा पढ़ा। तो वो जब पढ़ रही थी, तो एक होता है आप बहुत ईज में नहीं आ रहे हो उस सब्जेक्ट, आप पढ़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इट। और ओवर एंड अबव ये था कि आई डिड नॉट हैव एनी गाइडेंस और कोचिंग काफी देर तक। तो मतलब मुझे वो खुद ही पढ़ना था। तो खुद खुद आप तब पढ़ सकते हो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उसको उसकी प्रायर नॉलेज हो। तो पबैट में पढ़ी थी क्योंकि मेरे पास कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं था, तो मैं इसलिए वो ज्यादा पढ़ नहीं पाई। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट गो फॉर अ सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे पढ़ना तो खुद ही है, तो व्हाई नॉट गो फॉर अ सब्जेक्ट जो मैं खुद पढ़ सकती हूँ। तो मैंने केमिस्ट्री ले लिया उस तरह से। बट द पॉइंट इज, बिना टीचर के एक टेक्निकल सब्जेक्ट करना, आई थिंक वो बहुत बहुत बड़ा
चैलेंजिंग टास्क है। तो मैंने 3-4 साल तक खुद पढ़ा। आई थिंक मैंने 2016, 17, 18, 19 तक 3.5 साल मैंने खुद पढ़ा वो। और मैंने इतना कुछ पढ़ लिया था उस सब्जेक्ट में कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बता नहीं है। But I think that was a very big folly. UPSC is not about gaining a lot. You are just studying, studying, studying. It's about reproducing. मैं पढ़ तो सब लिया था बट जब लिखना होता था तो मैं लिख नहीं पा रही थी। तो एट और मेरे मार्क्स भी मतलब एक होता है ना कि जितना मैं इनपुट दे रही हूँ मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसका रीजन ये था, माई एनर्जीज वर नॉट स्ट्रीम लाइन। वो थोड़ा हैपहेजेडली कभी ये बुक पढ़ लिया ऑनलाइन में, क्योंकि इतना मटेरियल मिल रहा है आपको। तो यू आर जस्ट लोडिंग योर सेल्फ कि आप अच्छा ये वाला नोट्स मिल गया, आप यहाँ से पढ़ लो, ये वाली बुक मिल गई, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो आई थिंक वो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया वहां पे। फिर जब मैंने 2018 का जो मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मैं काफी होपफुल थी कि मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। बट मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने मार्क्स देखे, मार्क्स मेरे 250 से कम ही थे। तो आई थिंक वो मुझे उस टाइम पे लगा कि नाउ थिंग्स हैव टू चेंज। तब मैंने फिर सोचा कि मैं अपना ऑप्शन चेंज कर लेती हूँ, बिकॉज टेक्निकल सब्जेक्ट इज नॉट हेल्पिंग मी। तो मैंने फिर अब सोशियोलॉजी ले लिया। अब सोशियोलॉजी को भी 1 महीना पढ़ा, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं फिर से स्क्रैच से एक वो सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ जिसके बारे में मुझे फिर प्रायर नॉलेज नहीं है। फिर मैंने व्हाट आई डिड, आई सैट डाउन विद माई सेल्फ, आई कंसोलिडेटेड माई सेल्फ। और मैंने सोचा कि रादर देन गोइंग फॉर द न्यू सब्जेक्ट, आई शुड सॉर्ट आउट माई सेल्फ इन माई ओन सब्जेक्ट। मैंने अपनी गलतियां, वीकनेसेस चेक किया। मैंने देखा कि क्या मैंने एडिक्वेट आंसर राइटिंग केमिस्ट्री में किया है। द आंसर वाज नो। Whether I have comprehensively covered the syllabus, the answer was no. Whether I revised the syllabus before going to the examination hall, the answer was again no. तो मैंने इन क्वेश्चन पे अपने आप को एनालाइज किया, तो आई गॉट माई आंसर्स कि द प्रिपरेशन पार्ट पे गलती है, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this is how I not only opted for it but also retained chemistry despite so many thoughts. बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया कि should I change my optional, because मेरे बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके थे यूएससी में। तो मुझे ऐसा बार बार सेल्फ डाउट आने लग पड़ते हैं। तो वहां पे आई थिंक मैंने अपने आप को कंसोलिडेट किया। फिर मैं अपने ऑप्शनल वाले सर को मिलने गई थी। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टीचर केमिस्ट्री की कोचिंग देते हैं। तो मैं उनके पास गई, तो सर ने बोला कि व्हाई डोंट यू टेक कोचिंग फ्रॉम मी, और आप मेरे पास आओ और लाइक वी विल स्ट्रीमलाइन यू, बिकॉज आप तो पढ़ चुके हो सब कुछ, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको पढ़ने में। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा सर की गाइडेंस ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो ऑप्शनल के लिए मैं अगर बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग, प्लीज गो फॉर कोचिंग ओनली फॉर ऑप्शनल। लाइक आई वुड से जीएस में तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर से हेल्प मिल जाता है, खासकर टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होता है, तो वो एक एबल्ड मेंटोर ही वो दे सकता है। तो दैट इज हाउ माय प्रिपरेशन विद केमिस्ट्री वेंट। जी, तो आई थिंक काफी अच्छे इंसाइट्स थे आपके ऑप्शनल से लेके। आई होप जो भी ऑप्शन अपना डिसाइड कर रहे हैं तो उनको एक पॉइंट मिल गया होगा कि अगर आप प्रायर नॉलेज में हैं, मतलब वो ऑप्शनल डिसाइड करिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा अभी स्टार्टिंग में मेहनत ना करनी पड़े, बस आप एक लेवल आप नेक्स्ट जा पाए। तो आई होप दैट विल बी द डिसाइडिंग पॉइंट फॉर दैट। तो वेरी मच हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स आई होप। एंड कमेंट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी है केमिस्ट्री से रिलेटेड कि क्या बुक्स होनी चाहिए या बुक लिस्ट होनी चाहिए, तो मैम विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट। सो आई थिंक अभी हमारा मेंस और ऑप्शनल कवर हो गया है। आई थिंक अभी और कुछ अगर आप देना चाहते हैं हमारे लर्नर्स को इस टाइम के लिए कि ऑप्शनल का क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इट कैन बी व्हाट विल बी। तो ओके, तो ऑप्शनल पे मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज गो फॉर द इंटरेस्ट। ऑप्शनल आपका ना, आपको हर दिन पढ़ना है। यू कैन नॉट जस्ट टेक एन ऑप्शनल फॉर द सेक ऑफ द कि मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। मतलब आपको हर दिन पढ़ना है और आपको हर दिन उसको अगर आपको मजा नहीं आ रहा है ना पढ़ने में, तो आपको बोझिल लगेगा वो बहुत ज्यादा। तो मतलब मेरा स्टूडेंट को यही है कि until unless you feel for the optional, don't take that optional। और अगर आपको कोई आकर सजेस्ट करे ना एक दिन की यार तू ये वाला ऑप्शनल ले ले या वो ले ले, प्लीज इस तरह की बातें मत सुनिए। आप अपने गट फीलिंग पे जाइए। मतलब मुझे थ्रू आउट मेरी गट्स ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। मतलब मेरी जो गट फीलिंग्स रहती थी ना,
मुझे डिसीजन मेकिंग में एंड मोमेंट तक कि मुझे मतलब आई स्टिल रिमेम्बर अप्रैल 2019 वाज द डिसाइड, मतलब जून 2019 तक आई वाज मतलब ऐसा दिमाग में चल रहा था कि यार मैं चेंज कर लूं। 2 महीने पढ़ भी लिया अपनी फ्रेंड्स के साथ सोशियोलॉजी, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे अंदर से नहीं आ रहा है तो गो विद योर इंस्टिंक्ट्स। और ऑप्शनल में मैं वही बोलूंगी बच्चों को कि आंसर राइटिंग करो। पढ़ना मतलब मैंने देखा है ऑप्शनल बच्चे पढ़ते रहते हैं, बट जब आपको उनसे पूछो कि आपने आंसर राइटिंग किया, नहीं आंसर राइटिंग हम बाद में करेंगे। कब करोगे? लाइक एवरी डे यू हैव टू चेक योर नॉलेज रिजर्व इज योर प्रेपरेशन ऑफ ऑप्शनल। क्योंकि ऑप्शनल के अगर हम देखें वेटेज बहुत ज्यादा है। और यूपी में अगर मैं बात करूं, यूपी में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ऑप्शनल में। मतलब मुझे अभी तो अपने मार्क्स तो पता नहीं है कि कितने आए होंगे केमिस्ट्री में, बट जो 2018 के इन्होंने मार्क्स निकाले थे कुछ देर पहले, तो उसकी नॉलेज से मुझे पता चला है कि टेक्निकल ऑप्शनल्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं वो टेक्निकल ऑप्शनल्स के आए हैं। तो अगर किसी को टेक्निकल ऑप्शनल रखना है, प्लीज डरो मत। सिलेबस ऑल तो बहुत ज्यादा है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर आप बाकी ऑप्शनल्स को उठाओ, ह्यूमैनिटीज के फिलोसफी का ऑप्शनल उठाओ या कोई और ऑप्शनल उठाओ, तो केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि खत्म ही नहीं होने वाला कभी। तो वैसा ऑप्शनल लगता है, सिलेबस लगता है। बट डोंट वरी, यू कंसोलिडेट योरसेल्फ, टॉपिक वाइज टॉपिक चलिए। हो सके कोचिंग लीजिए। नोट्स अगर नहीं कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, एटलीस्ट कोच सर के जो नोट्स हैं वो आप अवेलेबल कर सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू अलॉट। और हाँ, यही एक स्ट्रैटेजी है बच्चों के लिए ऑप्शनल को अप्रोच करने के लिए। So only one last answer from you, क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपकी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कितना बड़ा जो है आपकी प्रिपरेशन में हेल्प था इसके अंदर। जैसे कि आपने बोला कि आपने कोचिंग भी लास्ट में जाके ली, बट उससे पहले आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपने कितनी हेल्प करी है आपको? बहुत ज्यादा, मतलब मेरी थ्रू आउट प्रिपरेशन ही आप अगर आप रहोगे, आई थिंक उसमें थोड़ा सा बैकफायर भी उस चीज ने मुझे किया है। बिकॉज यू ट्राई टू फॉल फॉर द ट्रैप। आपको जो मिल रहा है आप यू आर जस्ट टेकिंग दैट थिंग। तो वो एक ट्रैप भी बन जाता है। बट लेकिन एक बार वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है ना, कि अच्छा आपको इतना ही यहाँ से लेना है, इतना ही यहाँ से लेना है, तो आई थिंक वो चीजें बाद में स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो आई थिंक स्टार्टिंग के इयर्स में मैं इस ट्रैप में पड़ गई थी। बट आई थिंक बहुत जल्दी ही मैंने अपना वो ट्रैक मतलब वो कर लिया था, स्ट्रीमलाइन कर लिया था। तो जो क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो बेसिक नॉलेज है वो तो मैंने ऑनलाइन जो वीडियोस है यूट्यूब वगैरह पे वहां से ले लिया। उसके बाद अपने आप को अपडेटेड रहने के लिए और कुछ कुछ अगर आपको पता हो कि एमसीक्यूज बहुत मिलते हैं आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो डी आपके कुछ contact हो जाते हैं। फिर आंसर एंड डे की जो मैं करती थी, वो क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस उठाती थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उनको आंसर लिखती थी। तो उस तरह उसने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा यूज कर मतलब एक्टिव थी उसमें। बट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज है ना, मतलब मैं उनको बहुत ज्यादा अपडेट रहती थी कि कहीं पे भी कुछ हो, मुझे आई वॉज वेरी अपडेटेड ऑन दैट वेरी मोमेंट। आई गॉट टू नो थ्रू दीज न्यूज फीड्स। और जो ये था, तो मेरे पास क्या होता था ना, कुछ भी एक केस स्टडी आती थी कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन चैनल जैसे बेटर इंडिया है, ब्रूट है, तो इसमें बहुत केस स्टडीज आती हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ अच्छा काम किया है या कुछ किसी ने कुछ फिलेंथ्रोपिक किया है, तो वो ना एथिक्स के पेपर में आपको वो आंसर्स में कोट करने में बहुत हेल्प करता है। तो मतलब मैंने क्या करती थी, एक बुक बनाई हुई थी मैंने, डायरी टाइप, तो मैं उसमें ना वो लिखती रहती थी कि जैसे अगर सेक्युलरिज्म की बात अगर हो रही है, तो यहाँ पे फैजान मुस्तफा सर के लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज है, तो मैं उसको फॉलो करती होती थी। तो उसमें जैसे टर्की में कुछ हाया सोफिया मॉस्क है, उसके बारे में अगर कुछ है, तो मैं लाइक दीज गिव यू लाइक एग्जांपल्स टू कोट इन लाइक एग्जाम्स, कि अच्छा लाइक इट शोज दैट यू आर वेरी मच वेल अवेयर, वेल रेड, और यू आर यूजिंग ऑल्सो दैट इंफॉर्मेशन। अगर कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छा किसी ने काम किया है, तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये अच्छा केस स्टडी है, यहाँ का ये वाला मॉडल अच्छा है। तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल होता है। और ये सिर्फ अगर आप ये कहो ना कि आपकी बुकिश नॉलेज आपके आंसर्स को अच्छा बनाएगी, तो वो नहीं है। तो योर प्रेपरेशन शुड बी वेरी डायनामिक,
और अब तो खैर न्यूज़पेपर्स भी हम ऑनलाइन ही पढ़ने लग पड़े थे, लाइक क्योंकि लॉकडाउन था तो न्यूज़पेपर्स भी घर पे नहीं आ रही थी। तो आई थिंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तो मैं जितना थैंक्स करूँ तो वो तो कम है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइक कंट्रीब्यूटर इन माय प्रिपरेशन। तो बेसिकली यही है कि ऑनलाइन काफी ज्यादा हेल्प करता है, बट अगर डिपेंड्स कि आप उसका कैसे यूज कर रहे हो। मतलब बेसिकली कैसे यूज करते हैं? यू हैव द एम, तो आप अगर कुछ भी ले रहे हो तो अगर वो एम में हेल्प कर रहा है तो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन कि आप सही यूज कर रहे हो। सो आई होप ये कॉन्वर्जेशन हमारे लर्नर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप और ज़्यादा चाहते हैं कि लर्नर हम टॉपर से पूछें जिससे कि आपका हेल्प हो। सो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी इस चर्चा को अभी यहाँ पे बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। ओके।